हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का 18th लेक्चर है और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड ये हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर हमने क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज का एक ओवरव्यू भी देखा था और हमने डिफरेंट टाइप के जो हमारे पैटर्न रहते हैं उनके बारे में भी हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। अभी तक जो हमने पढ़ा है अगर हम उसको एक बार रिवाइज करें तो हमने देखा था कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आर टू अपोजिट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू एन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील ऑफ 2 और मोर जीन्स व्हाइल लिंकेज इनहिबिट द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स। बिल्कुल ठीक बात है, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इसको स्टडी किया था कि जो हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है उसकी वजह से अलील्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाती है, लेकिन जो लिंकेज रहता है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इनहिबिट करता है, अपोज करेगा उसको। ठीक है, देन उसके बाद हमने स्टडी किया था कि मोर विल बी द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, मोर विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमेट और ऑफस्प्रिंग इन टेस्ट क्रॉस। बिल्कुल ठीक बात है, कल हमने स्टडी किया था कि हमारे अगर 2 जीन है और इनके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ही ज्यादा हमारे जो रिकम्बिनेंट टाइप के जो गैमेट्स हैं उनका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, और जितने ज्यादा हमारे रिकम्बिनेंट टाइप के गैमेट्स होंगे उतने ही ज्यादा हमारे क्या हो जाएंगे, रिकम्बिनेंट टाइप की प्रोजनीज होंगे। ठीक है, और जो प्रोजनीज है ये हमारी किससे आती है, ये हमारी टेस्ट क्रॉस से आती है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस के अंदर जितना ज्यादा 2 जीन के बीच में डिस्टेंस होगा उतने ही ज्यादा हमारे टेस्ट क्रॉस के अंदर प्रोजनीज रिकम्बिनेंट टाइप की बनेगी। ठीक है, उसके बाद आगे हमने पढ़ा था कि पेरेंटल टाइप गैमेट और ऑफस्प्रिंग इन टेस्ट क्रॉस आर ऑलवेज 50% और मोर आउट ऑफ द टोटल प्रोड्यूस्ड गैमेट्स ऑफ और ऑफस्प्रिंग बट नेवर लेस देन 50%। बिल्कुल ठीक बात है, कल हमने इस चीज को स्टडी किया था कि जब भी हमारी गैमेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, या फिर ऑफस्प्रिंग जो हमारे आते हैं उसके अंदर 50% जो हमारे होंगे, जैसे कि ये हो गया, एक हमारा ये वाला हो गया, तो जो हमारे गैमेट्स होते हैं या फिर प्रोजनीज आती है उसमें से 50% तो एटलीस्ट हमारे कौन से आएंगे, पेरेंटल टाइप के ही आते हैं। ठीक है, अब वे 50% भी हो सकते हैं या फिर 50% से ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन 50% से लेस कभी भी नहीं होते। ठीक है, इस चीज को हमने स्टडी किया था कल। देन उसके बाद है Morgan was the first person to give the concept of linkage while Sturtevant analyzes the Morgan result and give the concept of genetic mapping। जो मॉर्गन थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और उन्हीं के एक स्टूडेंट थे स्टूटवेंट, जिन्होंने क्या किया कि जो मॉर्गन के रिजल्ट्स थे लिंकेज से रिलेटेड उन कॉन्सेप्ट उन रिजल्ट्स को एनालाइज किया और वहां से उन्होंने जेनेटिक मैपिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 2 जीन के बीच का जो डिस्टेंस है उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हैं। मॉर्गन के रिजल्ट से हमें इतना तो पता चल गया था कि जितने ज्यादा हमारे रिकम्बिनेंट आ रहे हैं यानी कि उनके बीच में डिस्टेंस, 2 जीन के बीच में डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन स्टूटवेंट ने उनको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया था और एक पर्टिकुलर हमें वैल्यू प्रोवाइड की थी कि अगर 2 हमारे जीन है उनके बीच में इतने परसेंट अगर रिकम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि हमारे 3 टाइप के पैटर्न होते हैं लिंकेज से रिलेटेड। एक हमारा हो सकता है कंप्लीट लिंकेज, एक हमारा हो सकता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसके अंदर लिंकेज बिल्कुल एब्सेंट रहेगी, और तीसरा हमारा टाइप हो सकता है इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर कंप्लीट लिंकेज की बात करें तो हमने स्टडी किया था कि अगर कंप्लीट लिंकेज रहती है तो जो हमारी प्रोजनीज आएगी या फिर गैमेट फॉर्मेशन होती है वो 100% कैसे होते हैं, हमारे पेरेंटल टाइप के, यानी कि नॉन रिकम्बिनेंट। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें लिंकेज की तो वहां पे हमारे 50% प्रोजनीज कैसी रहती थी, पेरेंटल, और 50% हमारी प्रोजनीज कैसी आती थी, रिकम्बिनेंट। जैसे कि अगर हम यहाँ से एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये जीनोटाइप है और अगर हम इसका टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, टेस्ट क्रॉस का मतलब कि हम इसका जो क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ करा रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अगर इन दोनों का क्रॉस रहता है तो यहाँ पे अगर कंप्लीट लिंकेज रहेगी। ठीक है, अगर हम इसको क्रोमोसोम के ऊपर बना देते हैं, जैसे कि एक के ऊपर ये हो गई, दूसरा हमारा ये है। ठीक है, तो इसके जो गैमेट होंगे वो हमारे कौन से होंगे, एक ही टाइप के गैमेट होंगे। तो अगर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो अगर ये गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगी, जो प्रोजनीज आएगा वो किस टाइप का आएगा, कुछ ये जीनोटाइप होगा, और इसको अगर हम डायरेक्टली लिखे तो हमारा ये जीनोटाइप बनता है। ठीक है, दूसरा अगर गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होमोजाइगस रिसेसिव वाला आएगा।
अब ये भी हमारा पेरेंटल है और ये भी हमारा पेरेंटल, दोनों के दोनों हमारे पेरेंटल टाइप ही है। यानी कि अगर कंप्लीट लिंकेज होती है तो वहां पे हमारे जितनी भी प्रोजनीज होगी वो सारी की सारी कैसी आएंगी, पेरेंटल टाइप की आएंगी। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, यानी कि जहां पे लिंकेज एब्सेंट रहेगी। अब अगर दो जीन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जैसे कि ये हमारे दो जीन हो गए, तो दो तो हमारे क्रोमेटिड कौन से होते हैं जो कि लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन दो हमारे ऐसे क्रोमेटिड भी रहते हैं जो कि हमारे पार्टिसिपेट नहीं करते, ये हमने कल स्टडी किया था। तो यानी कि जो हमारे गैमेट फॉर्मेशन होगी उसके अंदर क्या रहेगा, हमारे दो तो ऐसे गैमेट आएंगे जो कि रिकम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, यानी कि पेरेंटल टाइप के रहेंगे। तो दो तो हमारे ये हो गए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और दो हमारे कौन से आएंगे जो कि हमारे क्रॉसिंग ओवर्स के रिजल्ट से आएंगे, यानी कि उनका क्या आएगा जीनोटाइप, ये आ जाएगा, थर्ड ये टाइप हो गया और फोर्थ हमारा हो जाता है ये वाला टाइप। ठीक है। तो अगर इनकी हम फर्टिलाइजेशन करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ तो हमारे रिजल्ट क्या आएंगे, इस वाले से हमारा आएगा ये सेकंड जो पेरेंटल है उससे हमारा होमोजाइगस रिसेसिव दोनों जीन के लिए, फिर हमारा एक के लिए होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा, एक हमारा हेटेरोजाइगस हो जाता है। ठीक है। सेम नेक्स्ट वाले के लिए भी यही रहेगा। ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे दो कैसे आ रहे हैं, दो हमारे आ रहे हैं पेरेंटल और दो हमारे आ रहे हैं रिकम्बिनेंट, यानी कि हमारे 50% तो आ रहे हैं रिकम्बिनेंट और 50% हमारे कैसे आ रहे हैं पेरेंटल। ठीक है। ये हमारा क्या था, जहां पे लिंकेज एब्सेंट रहती है या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रहती है। उसके बाद हमने स्टडी किया था इनकम्प्लीट लिंकेज को। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या थी हमारी, जहां पे लिंकेज प्रॉपरली शो नहीं हो रही थी, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों के दोनों अगर जीन है वे बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करेंगे, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि ये हर टाइम पे एक जो क्रॉसिंग ओवर है उसको शो करेंगे। जैसे कि हम मान सकते हैं कि अगर यही वाला कोई ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, और इससे जो गैमेट बने हैं, इसने 100 गैमेट्स बनाए हैं। ठीक है। तो जो ये 100 गैमेट इसने बनाए हैं, इसमें से जो हमारे पेरेंटल टाइप के आ रहे हैं वे आ रहे हैं हमारे 75 और 25 हमारे आ रहे हैं रिकम्बिनेंट टाइप के। ठीक है। 75 हमारे हो गए पेरेंटल। ठीक है। तो अगर ये वाला केस आ रहा है हमारा, तो अगर मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी की, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, RF हो गया ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की। अगर मैं बात करूं तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आएगी, रिकम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिकम्बिनेंट हमारे कितने आ रहे हैं, रिकम्बिनेंट हमारे आ रहे हैं 25। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 25 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे 100 हो गई, क्योंकि 25 और 75 है तो टोटल हमारी 100 हो गई। ठीक है। ये वाला 100 हमारा फॉर्मूले से आ रहा है। ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है हमारा। तो अगर हम यहाँ पे रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आएगी यहाँ पे, 25%। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, तो हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 25%। और दूसरी तरफ अगर मैं पेरेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो पेरेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रहेगी, तो क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होती है 100। ठीक है। तो 100 माइनस रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि 100 माइनस 25 और ये हो जाता है हमारा 75। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी पेरेंटल फ्रीक्वेंसी है, पेरेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ना ही तो हमारी 50% आ रही जो कि हमारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता था, और ना ही हमारी 100% आ रही, बल्कि ये इन दोनों के बीच में आ रही है कोई वैल्यू। ठीक है। तो अगर हमारी पेरेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में आ रही हो, 50 से 100 के बीच में आ रही हो, तो वो हमारा किसका केस होगा, इंडिपेंडेंट सॉरी इनकम्प्लीट लिंकेज का। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 0 से 50% के अगर बीच में आ रही है तो वो हमारा किसका केस होगा, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का। यही हमने लिखा हुआ है कि मोर देन 50% ऑफ प्रोजेनीज आर पेरेंटल, मोर देन 50% लेकिन लेस देन 100%। ठीक है। इसी तरीके से लोअर देन 50% अगर हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है तो यानी कि वो किसका केस हो जाएगा, हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। बकायदा ये हमारा 0% नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारा रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 0% हो जाती है या फिर हमारी जो पेरेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 100% हो जाती है, तो वो हमारा किसका केस हो जाएगा, वो हमारा कंप्लीट लिंकेज का केस हो जाएगा। ठीक है। ये चीजें भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी इनको। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो जेनेटिक मैपिंग के ऊपर है, तो स्टार्ट करते हैं इसको कि 1% रिकम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स इज इक्वल टू द मैप डिस्टेंस और जेनेटिक डिस्टेंस ऑफ वन मैप यूनिट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 1% आ रही है, ठीक है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही है, 1% आ रही है, तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो हमारा जो मैप डिस्टेंस है वो हमारा वन मैप यूनिट के इक्वल होता है।
ठीक है, जैसे कि अगर हम लास्ट केस की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो हमारी कितनी आ रही है 25%। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे या फिर हम मैप यूनिट में लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 मैप यूनिट। ठीक है, यानी कि जो हमारे ए बी जीन थे इनके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना रहेगा, अगर 25 हमारा आ रहा है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 25 मैप यूनिट। ठीक है, तो यानी कि अगर 1% हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है तो 1 मैप यूनिट, अगर ये 25 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे 25 मैप यूनिट। ठीक है, फर्दर आगे दिया हुआ है कि द मैप यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एज सेंटीमॉर्गन। 1 मॉर्गन इज इक्वल टू 100 सेंटीमॉर्गन और 100 मैप यूनिट। इसका क्या मतलब है कि जो हम एक मैप यूनिट लिख रहे हैं इस मैप यूनिट को हम सेंटीमॉर्गन भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा एक मैप यूनिट है तो वो हमारा 1 सेंटीमॉर्गन के इक्वल रहता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 1% जो हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको हम 1% 1 सेंटीमॉर्गन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे 1% अगर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है यानी कि हमारा 1 मैप यूनिट आ गया और 1 मैप यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं 1 सेंटीमॉर्गन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो 100 सेंटीमॉर्गन होते हैं वो हमारा किसके इक्वल होते हैं 1 मॉर्गन के इक्वल होते हैं। तो अगर हमारा 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है यानी कि 1 मैप यूनिट हो गया, 1 मैप यूनिट यानी कि 1 सेंटीमॉर्गन और 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब क्या हो जाएगा 0.01 मॉर्गन। ठीक है, या फिर अगर हम 25% अगर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है तो 25 मैप यूनिट यानी कि 25 हमारा सेंटीमॉर्गन या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.25 मॉर्गन। ठीक है, देन उसके बाद इट मींस मोर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, मोर विल बी हायर विल बी द रिकम्बिनेंशन एंड हाई विल बी द वैल्यू ऑफ सेंटीमॉर्गन और मैप यूनिट। बिल्कुल ठीक बात है, यही चीज हमने देखी थी कि जितना ज्यादा हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी और जितनी ज्यादा रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हमारी मैप यूनिट ज्यादा होगी या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे सेंटीमॉर्गन की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि हायर विल बी द डिस्टेंस, हायर विल बी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ सेंटीमॉर्गन या फिर लेस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स देन लेस विल बी द सेंटीमॉर्गन वैल्यू। ठीक है, देन उसके बाद आगे है इट मींस 10% ऑफ रिकम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी बिटवीन occur between two gene they will be ए डिस्टेंस अपार्ट बाय 10 सेंटीमॉर्गन। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हमारी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10% हो जाती है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमॉर्गन। क्यों? क्योंकि 10% अगर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 मैप यूनिट यानी कि 10 सेंटीमॉर्गन, और अगर इसको मैप मॉर्गन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो अगर 10 सेंटीमॉर्गन है तो वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा होगा 0.1 मॉर्गन। ठीक है, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से यूं भी बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट इफ टू जीन्स आर पार्टेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमॉर्गन देन दे विल बी ए रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 10% बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कंडीशन दे दी कि दो जीन है हमारे ए और बी और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 10 सेंटीमॉर्गन। अब हमें यूं बताना है कि जो हमारे रिकम्बिनेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट, ठीक है, रिकम्बिनेंट प्रोजनीज के नंबर हमें अगर बताने हो, नंबर बताने हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमॉर्गन। 10 सेंटीमॉर्गन मतलब क्या हो गया 10 मैप यूनिट। 10 मैप यूनिट का मतलब क्या हो गया 10% हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, और 10% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि हमारे जो रिकम्बिनेंट है टोटल है, तो हमारे जो रिकम्बिनेंट परसेंटेज यहाँ से आएगी वो कितना आएगी हमारी 10% आएगी। जैसे कि अगर यहाँ पे हमें दिया हुआ हो कि हमारी जो टोटल प्रोजनीज है, टोटल प्रोजनीज हो गई हमारी 1000, ठीक है, टोटल प्रोजनीज है हमारी 1000 और उन 1000 में से हमें रिकम्बिनेंट के नंबर बताने हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजनीज होगी। ठीक है, और हमें मैप डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमॉर्गन का, तो ये अगर 10 सेंटीमॉर्गन यानी कि 10% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, तो हमारा यहाँ से क्या होगा कि हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई है 10, रिकम्बिनेंट हमें बताना ही है, टोटल हमें दे दिए 1000 प्रोजनी और जे 100 हमारा आ गया फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमारे रिकम्बिनेंट किसके इक्वल हो गए, रिकम्बिनेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीपल, तो ये इस साइड जाके क्या होगा डिवाइड, और ये हमारा डिवाइड हो रहा है तो ये जाके यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीपल। ठीक है, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, तो ये रहता है हमारा 100, यानी कि जो हमारे रिकम्बिनेंट टाइप की प्रोजनीज होगी वो हमारी कितनी होगी 100। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे हमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि रिकम्बिनेंट टाइप की
रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है हमारा, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और जो हमारा 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी रहती है वो हमारे किसके इक्वल रहती है, 1 सेंटीमोर्गन मैप डिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.01 मोर्गन के इक्वल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें 3 जीन पेयर दे रखे हैं, ठीक है। 3 जीन है, ए जीन हो गया, बी जीन है और सी जीन है। हमें इनका ऑर्डर बताना है और इनके बीच का जो डिस्टेंस भी है वो भी हमने एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे कि कई बार CSIR या फिर DBT के अंदर ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, गेट के अंदर भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें इस टाइप का डाटा दिया हुआ होगा और हमें ऑप्शन दिए हुए होंगे कि जैसे कि ऑर्डर हमारा ABC है या फिर BCA है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के और इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया होगा, ठीक है। तो हमें वहां से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डाटा को देखते हैं हम। यहाँ पे हमें जो जीन पेयर है ए और बी, इनके बीच की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमोर्गन भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हमारी 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही थी तो यानी कि हमारा 1 सेंटीमोर्गन आ रहा था। तो अगर ये 30% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 30 सेंटीमोर्गन, ये हो जाता है हमारा 20 सेंटीमोर्गन और ये हो जाता है हमारा 10 सेंटीमोर्गन, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ के ऊपर लिखते हैं इसको, जैसे कि कोई ग्राफ है ये, ठीक है। इसके ऊपर हमारा ए जीन हो गया, ठीक है, और ये दूसरा है हमारा बी जीन। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया हुआ है, 30 सेंटी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा आगे बना लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एक हमारा यहाँ पे बी हो गया, एक ए है, इनके बीच का जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमोर्गन, ठीक है। देन उसके बाद बी और सी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, बी तो हमारे पास है और बी और सी के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमोर्गन। अब जो सी है हमारा वो इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं हम, इस तरफ भी हो सकता है या फिर हमारा इस तरफ भी हो सकता है। सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि किस साइड है वो, अगर जिस भी साइड है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमोर्गन, यानी कि इस तरफ भी 20 सेंटीमोर्गन, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है अभी हमारे पास। देन उसके बाद ए और सी का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमोर्गन। अब अगर हम इस पॉसिबिलिटी को लेके चले तो ए और सी का वैसे हमारा डिस्टेंस कितना बन रहा है, यहाँ से 30 तो यही हो गया हमारा और 20 हमारा ये हो जाता है, तो अराउंड ये कितना होगा, 50 सेंटीमोर्गन के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 सेंटीमोर्गन। तो ये तो हमारी नहीं होगी पॉसिबिलिटी। दूसरी केस को अगर हम लेके चले तो टोटल हमारा ए और बी का डिस्टेंस कितना है, 30, इसमें से 20 तो हमारा सी और बी के बीच का डिस्टेंस आ गया, तो यानी कि हमारा ए और बी का डिस्टेंस कितना रहेगा, अराउंड 10 सेंटीमोर्गन, ठीक है। और यही हमारा डाटा शो कर रहा है, तो यानी कि हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो क्या होगा, हमारा ऑर्डर आ जाएगा हमारा ए सी बी, ए और सी का 10 हो गया, सी और बी का 20 और ए और बी का हमारा कितना हो जाता है, 30 सेंटीमोर्गन, ठीक है। अब ना आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखनी है, आगे हम जब इसके एग्जाम्पल भी करेंगे तब भी इनका हमें पता चल जाएगा। अभी जैसे हमने क्या किया, एक हमारा ए है, एक हमारा बी हो गया और एक हमारा सी है, इनके बीच का 10 था, ये 20 था और ये टोटल हमने 30 मान लिया, 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल जो ये वैल्यूज है, अभी हम क्या क्या कर सकते हैं कि इनके बीच का अगर 10 है, यहाँ पे हमारा 20 है, तो इन दोनों के बीच का हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 + 20 यानी कि 30, जो कि हमें दिया भी हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो हमारी वैल्यू आ रही है ना ये एग्जैक्ट इसके सम के इक्वल होगी, ये हमारी 29 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है या 31 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू निकाली है ना हमने रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये हमने ए और बी के अराउंड बी के लिए निकाली है, इसमें हमारा सी का कोई रोल नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ पे सी है तो इसी वजह से ये 30 हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अलग अलग जीन के लिए रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जैसे कि हमने सिर्फ पहले ए और बी को मेंशन किया और इनके लिए हमने रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली, तो वो हमारी 30% रिकम्बिनेशन हमारे आ रहे थे, रिकम्बिनेंट आ रहे थे हमारे प्रोजनीज। फिर हमने सी के लिए निकाला ए और सी का, तो वहां पे हमारे 10% आ रहे थे और फिर हमने इनके लिए निकाला तो वे 20% आ रहे थे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये 10 है तो ये 20 है, तो हमारा इन दोनों का डिस्टेंस हमारा 30 ही होगा। आगे हम जब एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसके अंदर
अगर यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में हो जाती है, यहाँ पे अगर हमारे रिकम्बिनेट बन जाते हैं, तो जो हमारे नेक्स्ट वाला जो पोर्शन रहेगा ना, ये इसकी रिकम्बिनेशन या फिर यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होनी है उसको इनिबिट करता है। ठीक है, ये आगे हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे कि ये दोनों क्यों एग्जैक्टली सम के इक्वल नहीं रहता। ठीक है, तो अभी आप बस इतना याद रख सकते हो कि जरूरी नहीं है कि हमारे जो सम आएगा दोनों इंजिनों का वो एग्जैक्टली इन दोनों के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम वही करके चलते हैं कि हमारा कोई ए जीन हो गया, ठीक है, और बी जीन के साथ इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 50% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको 50 सेंटीमॉर्गन कह सकते हैं। अब अगर आपको याद हो तो 50% हमारी सेंटीमॉर्गन या फिर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कब आ रही थी, ये हमारी आ रही थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर, यानी कि जब लिंकेज बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस केस में क्या हो सकता था हमारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि या तो हमारे दोनों के दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे हो, या फिर हमारे बिल्कुल भी लिंकेज शो ना कर रहे हो। बिल्कुल भी लिंकेज का मतलब क्या होगा, लिंकेज कब शो कर रहे थे, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा लिंकेज, और लिंकेज बिल्कुल भी नहीं है तो यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, ये हमें दी हुई है 50% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि 50 सेंटीमॉर्गन, तो यानी कि जो ए और बी है उनके बीच का डिस्टेंस या तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर ये सेम क्रोमोसोम पे है तो इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमारा एक क्रोमोसोम के ऊपर ए है और दूसरा हमारा बी है, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, जिसकी वजह से इनकी जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी आ रही है, 50% आ रही है। ठीक है, देन उसके बाद ए और सी का डिस्टेंस दिया हुआ है वो भी हमारी 50% आ रही है। ठीक है, यानी कि ए और सी भी हमारे सेम वही हो सकता है, या तो हमारा सी भी अलग हो इन दोनों में आपस में। ठीक है, इसी तरीके से ए और डी के लिए दिया हुआ है तो हमारा डी अलग भी हो सकता है, या फिर ए का इन तीनों के साथ जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि ये हमारे सी हो गया, ये डी हो गया, अगर सेम क्रोमोसोम पे है तो इस टाइप की, और अगर अलग अलग क्रोमोसोम है तो वो इस टाइप की। ठीक है, अब क्योंकि ए का जो डिस्टेंस है ना या फिर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो सबकी साथ ही कितना दे रखा है, 50% दे रखा है, तो इसीलिए हम मान तो ये भी सकते हैं कि हमारी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे अगर हमें एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना हो तो हम यहाँ पे इस कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि हमारा ए जो है वो अलग क्रोमोसोम के ऊपर है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी को हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि ये वाला केस हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमें दोनों ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना हो तो हमारा क्या होगा कि हमारा ए है वो अलग ही क्रोमोसोम के ऊपर है, क्योंकि ये सभी के साथ ही 50% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इस केस को नहीं मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है ये, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम अगर एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तो हमने क्या कह दिया कि हमारा जो ए है वो अलग ही क्रोमोसोम के ऊपर है। अब बी और सी और डी है उनके लिए हम देखते हैं फर्दर आगे क्या दिया हुआ है कि बी और सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, यानी कि हमारा बी अगर अलग है, अब ये 50% तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी हमारे एक क्रोमोसोम के ऊपर है। तो अगर बी और सी हमारा कितना हो जाता है, बी यहाँ पे हो गया, सी हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इसको यहाँ पे पर इरेज कर देते हैं। तो हमारा बी और सी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, वो है हमारा 20 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, देन उसके बाद बी और डी का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमॉर्गन। अब बी के आसपास हमारा क्या है, डी है। ठीक है, अब वो डी हमारा इस तरफ भी हो सकता है और डी हमारा इस तरफ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर ये हमारा इस तरफ होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, जो अगर हम ये केस लेके चलते हैं कि हमारा जो डी है वो दूसरी तरफ है, तो यानी कि जो सी और डी का जो डिस्टेंस होगा, जो सी और डी का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा बी और सी से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बी और डी और सी और डी को अगर हम यहाँ पे देखें तो सी और डी ज्यादा दूर है, तो यानी कि इनका डिस्टेंस ज्यादा ही आना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि जो सी और डी का डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें 28 दिया हुआ है, यानी कि वो बी और सी का कितना था, 20, और सी और डी का डिस्टेंस ज्यादा है, तो यानी कि ये हमारा इसी तरफ है। अगर ये हमारा इस तरफ होता डी तो इसका डिस्टेंस सी और डी का जो डिस्टेंस है वो बी और सी से कम रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डी है वो दूसरी तरफ हो गया। ठीक है, बी और सी डी का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमॉर्गन। अब यहाँ पे जो सी और डी का डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमॉर्गन, और यही चीज हमने लास्ट जो स्लाइड थी वहां पे हमने डिस्कस की थी।
अब वैसे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि बी और सी का डिस्टेंस कितना है 20, ठीक है, और जो हमारा बी और डी का डिस्टेंस है वो कितना है 10, तो जो हमारा सी और डी का डिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए था, वो आना चाहिए था हमारा 30, लेकिन यहाँ पे 30 ना आके हमारा कितना आ रहा है 28, ठीक है। तो यही चीज है कि जरूरी नहीं है कि जो इनका सम, जो हमारी वैल्यू आएगी वो इन दोनों के सम के इक्वली आती है, आगे हम इसको देखेंगे क्यों नहीं होती है ये, ठीक है। देन उसके बाद हमने टाइप्स बताए आगे कि हमारे जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कितने टाइप की हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट हमारी होती है 2 पॉइंट क्रॉस ओवर, ठीक है, या फिर हम इसको सिंगल क्रॉस ओवर भी बोल सकते हैं। क्यों कह रहे हैं हम इसको सिंगल क्रॉस ओवर या फिर 2 पॉइंट, व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर एट ए सिंगल प्लेस, क्योंकि सिंगल प्लेस पे हमारी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और सिंगल क्रॉसिंग ओवर होने के लिए हमारे क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट के ऊपर हमारी क्रॉसिंग ओवर होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा इस तरफ हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये वाला हो जाता है। तो अगर हमारे 2 पॉइंट के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर एट ए सिंगल प्लेस इन होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हेन, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल चिasmata, सिंगल चिasmata नहीं होगा, ये सिंगल चिasma होगा, क्योंकि सिंगुलर में चिasma होता है हमारा। अगर एट ए सिंगल प्लेस, एक ही जगह पे अगर हमारा चिasma की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो हमारा क्या होगा 2 पॉइंट, या फिर उसको हम कह सकते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर एट ए सिंगल पॉइंट, हमारा जब एक ही पॉइंट, यानी कि ये एक ही जगह है, ठीक है, सिंगल पॉइंट, यानी कि ये जो हमारा क्रॉस है वो एक ही हमारा अगर क्रॉस बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे 2 पॉइंट। यहाँ पे इस पॉइंट को इसके साथ कंफ्यूजन नहीं करना, हमने यहाँ पे सिंगल पॉइंट लिखा है, यहाँ पे 2 पॉइंट, सिंगल पॉइंट का यहाँ पे मतलब है कि जो हमारा जो चीज मेटा है ना वो, ठीक है। तो हमारा एक अगर 2 पॉइंट, यानी कि अगर सिंगल चेज मेटा बन रहा हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा 2 पॉइंट क्रॉसिंग ओवर, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हैं। तो अगर हमारा सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमारे कितने टाइप के गैमेट बनते हैं वो देखते हैं हम। अगर हमारे दोनों के दोनों जो जीन है वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, अब जो हमारा चीज मेटा यहाँ पे बना है वो हमारा इन दोनों के बीच में नहीं बना है। जैसे कि अगर हम पहले वाले की बात करें तो अगर हमारा ए और बी हो गया और ये हमारा हो सकता है ए बी, तो हमारा जो चेज मेटा की फॉर्मेशन है अगर वो इन दोनों जीन के बीच में हो जाती है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेंट टाइप के बनेंगे, ठीक है, जो हमारे रिकम्बिनेंट टाइप के गैमेट होंगे वो बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है कि वहां पे कोई चेज मेटा की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे इनके बीच के चीज मेटा तो नहीं बन, आगे जरूर बन रहे हैं लेकिन इनके बीच में नहीं बन रहा। तो इसकी वजह से जो हमारे गैमेट है वो कैसे आ रहे हैं, ये हमारा गैमेट हो गया ए बी, ये हमारा डोमिनेंट ए बी, ये हमारे रिसेसिव वाले ए बी, ये भी हमारा रिसेसिव। तो यहाँ पे जो हो रही है ना, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चीज मेट है वो इन दोनों के बीच में नहीं बन रही, तो जो हमारे गैमेट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, पेरेंटल ही आ रहे हैं अभी भी। यानी कि चेज मेटा हुए तो जरूर है टेट्राड के अंदर, लेकिन जो जीन को हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में चेज मेटा की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो इसीलिए जो हमारे गैमेट होंगे वो कैसे होंगे, हमारे पेरेंटल गैमेट होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बट द लिंकेज बिटवीन ए एंड बी एलील, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में चेज मेटा नहीं बना है, तो यानी कि ये दोनों क्या करेंगे, लिंकेज शो करेंगे, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी एलील एंड बिटवीन रिसेसिव ए एंड रिसेसिव बी एलील इज अनचेंज, यानी कि ये हमारे जो गैमेट है वो अनचेंज रहे हैं, यानी कि पेरेंटली रहे हैं। अब दूसरा केस हम लेके चलते हैं कि ए और बी का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से इनके बीच में चेज मेटा की फॉर्मेशन हो सकती है। तो अब जो हमारे गैमेट आएंगे वो कैसे आएंगे, अब यहाँ पे हम देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला क्रोमेटिड है सबसे ऊपर वाला, ये तो हमारा कैसा रहेगा, पेरेंटली रहेगा, ये हो गया हमारा। दूसरे वाला जो है उनके बीच में यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारी हो गई क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर से हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल ए रिसेसिव बी, ये हमारा हो गया, ठीक है। देन उसके बाद रिसेसिव ए कैपिटल बी, ये हो जाता है। और लास्ट में हमारा क्या आता है, ये भी हमारा अनचेंज रहेगा क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पेरेंटल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा 2 पेरेंटल हो गए और 2 ही हमारे क्या हो गए, रिकम्बिनेंट हो गए, 2 पेरेंटल 2 हमारे रिकम्बिनेंट, ठीक है। यानी कि 50% हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पेरेंटल और 50% ही हमारे क्या हो रहे हैं, रिकम्बिनेंट, ठीक है। ये किसका था हमारा, ये था हमारा सिंगल क्रॉसिंग ओवर का। देन उसके बाद हम स्टडी करते हैं
हमारे दूसरा टाइप होता है हमारा 3 पॉइंट क्रॉसिंग ओवर। 3 पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, हमारी 3 पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, या फिर अगर जैसे कि 2 पॉइंट पे हो रही थी तो हम क्या कह रहे थे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। तो अगर 3 पॉइंट पे होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर भी नाम दे सकते हैं। व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर एट टू प्लेसेस का मतलब क्या हो जाएगा फिर, डबल क्रॉसिंग ओवर इन ए होमोलोगस क्रोमोसोम। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल चेज मेटा, सॉरी यहाँ पे डबल चेज मेटा आएगा। ठीक है, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ डबल चेज मेटा अकर एट द टू प्लेस। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग जगह पे हमारे दो चेज मेटा बन रहे हैं। ठीक है, बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर एट द 2 पॉइंट, यानी कि दो हमारे चेज मेटा यहाँ पे बन रहे हो, 2 पॉइंट पे अगर ये क्रॉस बन रहे हैं तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम 3 पॉइंट क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे गैमेट बनेंगे वो हम देखते हैं किस तरीके के गैमेट होंगे। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक तो हमारा पेरेंटल रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा पेरेंटल, यानी कि ये वाला। ठीक है, नॉन क्रॉस ओवर, क्योंकि ये तो क्रॉस ओवर के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करे, तो ये हमारा पेरेंटल हो गया एक। दूसरा हमारा सबसे नीचे वाला भी पेरेंटल ही है, क्योंकि ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा पेरेंटल हो गया, ये वाला हो गया। देन उसके बाद जो बीच वाले जो हमारे नॉन सिस्टर है, ये अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो हमारे क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल ए, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद यहां से रिसेसिव बी को लेके चला जाता है, और फिर ये वापस से अपना जो कैपिटल वाला है उसको लेके आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो गैमेट होगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डबल क्रॉस ओवर गैमेट हो गया। ठीक है, और नीचे वाले की अगर मैं गैमेट की बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिसेसिव ए, कैपिटल बी, और ये वापस ये ऊपर जाके यहाँ से ये वापस नीचे आ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिसेसिव सी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो गैमेट होंगे वो कैसे आ गए, ये हो जाते हैं हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर के गैमेट। ये हमारे कैसे थे, पेरेंटल गैमेट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी। अब ना जो हमारे नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर हमें डबल क्रॉसिंग ओवर दी हुई होगी, कि जैसे कि हमारा कोई इसी टाइप के कोई जीन होंगे, कोई सीक्वेंस होगा और उसके अंदर डबल क्रॉसिंग ओवर हो गई है। अब यहाँ पे ना आप एक चीज को देख सकते हो कि अगर डबल क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर हुई है, डबल क्रॉसिंग ओवर कब हो रही है, जब दो सिंगल क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं ना कि डबल क्रॉसिंग ओवर कब होगी, जब हमारे दो सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार क्या रहता है, जब हम डबल क्रॉसिंग ओवर के गैमेट को स्टडी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो हमने जितने भी गैमेट्स थे उनको स्टडी किया। ठीक है, तो हमारे एक तो आ जाएंगे हमारे पेरेंटल टाइप के, एक आ जाएंगे हमारे डबल क्रॉसिंग के। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डबल क्रॉसिंग के तो हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर अगर हो रही है तो हमारे इस टाइप के गैमेट मिलेंगे हमें। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या मिल रहे हैं, दो हमें सिंगल क्रॉसिंग ओवर टाइप के भी मिलेंगे, दो सिंगल टाइप, यानी कि एक बार तो जब हमारी सिर्फ ये वाली क्रॉसिंग ओवर होगी, ये नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गैमेट होगा वो किस टाइप का जाएगा, जैसे कि हम सारे गैमेट की पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने पेरेंटल को दोनों स्टडी कर लिया, दो हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर वाले को भी स्टडी कर लिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर क्योंकि यहाँ पे दो डबल क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, तो जब हमने गैमेट्स को एनालाइज किया तो वहां पे हमें दो टाइप के सिंगल क्रॉसिंग ओवर भी रिजल्ट मिल रहे थे, दो हमारे ऐसे गैमेट्स भी मिल रहे थे जिनके बीच में सिर्फ सिंगल क्रॉसिंग ओवर थी। तो वे किस टाइप के गैमेट होंगे हमारे, अब हमारी जो सिंगल क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है, या तो वो ए और बी के बीच में हो सकती है, या फिर हमारी बी और सी के बीच में हो सकती है। अगर हमारे ए और सी बी के बीच में अगर सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो, यानी कि इसके बीच में तो क्रॉसिंग ओवर हो गई लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाई, तो हमारा जो गैमेट होगा वो किस टाइप का आएगा, ये तो हमारा पेरेंटल ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा कैसे हो जाएगा, कैपिटल ए, रिसेसिव बी और रिसेसिव सी, क्योंकि अब ये वापस ऊपर नहीं जा पा रहा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिसेसिव सी। ठीक है, इसको रिसेसिव है ये। और दूसरा हमारा कैसा आ जाएगा, दूसरा होगा हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि रिसेसिव ए, ये हम देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है ना, रिसेसिव ए हो गया, तो ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। ठीक है, ये कैपिटल सी है हमारा। ठीक है, ये कब हो रही है, जब हमारी सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ए और बी के बीच में। ठीक है, दूसरा हमारा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाई, ये वाली क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो हमारे किस टाइप के गैमेट आएंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी और रिसेसिव सी। या फिर हमारा क्या हो सकता है, रिसेसिव ए, रिसेसिव बी
और कैपिटल सी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो ये हमारे जो गैमेट आए हैं वो कहाँ से आए हैं हमारे, ये आए हैं हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन बी एंड सी। तो जो हमारे गैमेट आएंगे ना जब हम क्वेश्चंस को करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो वहां पे अगर डबल क्रॉसिंग ओवर होगी ना तो उसके साथ में हमें क्या दिए हुए होंगे, हमें सिंगल क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट्स भी दिए हुए होंगे। ठीक है, और उनसे हम जैसे कि डबल क्रॉसिंग ओवर से तो हम दो, अगर यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर का ही केस लेके चलते हम, तो सिर्फ हम ए और सी के बीच का डिस्टेंस पता कर पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल सम आएगा इन दोनों इनका, ऐसा नहीं होता। तो अगर हम सिर्फ डबल क्रॉसिंग ओवर के हमारे पास रिजल्ट आएंगे तो उससे हम सिर्फ ए और सी की जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उसका पता लगा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो सेंटीमॉर्गन में डिस्टेंस है उसका हम पता लगा सकते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर ए और बी या फिर बी और सी का डिस्टेंस का पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे हमारे क्या दिए हुए होते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट भी दिए हुए होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ए और बी का हमें दिया हुआ होगा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो हम ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसी तरीके से अगर हमें बी और सी का डिस्टेंस दिया हुआ होगा या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी दी होगी तो वहां पे बी और सी का भी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ये हम जब हमारे क्वेश्चन आएंगे ना तब वहां पे हम देखेंगे इनको। एक और चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखनी है कि जैसे कि हमारे पास ये कोई ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, ये वाइल्ड टाइप के हो गए, ये हमारे रिसेसिव टाइप के हो गए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से डबल क्रॉसिंग ओवर का अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, जो हमारे गैमेट आएंगे, तो ये हो गया पहले इनके बीच के क्रॉसिंग ओवर और फिर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, तो हमारा गैमेट क्या आएगा, वाइल्ड ए, म्यूटेंट बी और वाइल्ड सी। या फिर दूसरा हमारा क्या आएगा, ए और बी सी तो हमारे क्या आ जाएंगे म्यूटेंट, और बी हमारा क्या जाएगा वाइल्ड टाइप। तो पेरेंटल में और जो हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट है उसमें हम अगर देखें तो क्या हमें क्या डिफरेंस लग रहा है, हमारा सिर्फ जो मिडिल जीन है ना या फिर जो मिडिल एलील है सिर्फ वही चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है ना, दो तो हमारे मैच हो गए, वाइल्ड हो गया ए और सी। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेकिन जो बीच का जो हमारा बी एलील है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि जो हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट रहते हैं ना वो पेरेंटल से कैसे चेंज होते हैं, हमारे सिर्फ हमारा मिडिल एलील क्या रहता है, चेंज होता है। ठीक है, डबल क्रॉसिंग ओवर जब हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे ना तो वहां पे इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस बनाने के लिए तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर के जो रिजल्ट रहते हैं वो पेरेंटल से सिर्फ मिडिल एलील पे ही चेंज होते हैं हमारे। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारे अलील रहते हैं, ठीक है, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हमारी नोटेशन रहती है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। कि अगर हम कहें कि कपलिंग अगर हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होगा कि हमारे जैसे कि इसी की बात करते हैं, ये हमारा हेट्रोजाइगस हो गया, ये भी हमारा हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक है, अब ये हेट्रोजाइगस तो है, लेकिन ये जो हेट्रोजाइगस है ना वो किस टाइप से हेट्रोजाइगस है, यानी कि हमारे एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर हमारा एक डोमिनेंट है, सॉरी दोनों के दोनों अगर डोमिनेंट है तो उसको हम क्या कौन सी अरेंजमेंट करेंगे, कपलिंग अरेंजमेंट या फिर कपलिंग हेट्रोजाइगस। और हमारे कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर हमारा एक डोमिनेंट हो गया और दूसरे वाला हमारा क्या है, रिसेसिव वाला है, यानी कि एक वाइल्ड है और दूसरा एलील हमारा कौन सा है, म्यूटेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिपल्सन हेट्रोजाइगस। ठीक है, देन उसके बाद एक हमारी कॉन्सेप्ट आता है क्रोमोसोमल मैपिंग का, जिसको हमने अभी पढ़ा है कि क्रोमोसोमल मैपिंग जो होती है ना वो हमारे दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी जेनेटिक मैपिंग जो हमने अभी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से निकाली है, जिसको हम सेंटीमॉर्गन में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो तो हमारी होती है जेनेटिक मैपिंग। दूसरा हमारा होता है फिजिकल मैपिंग। फिजिकल मैपिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारे दो जीन है, ये अभी हमने जो इनके बीच का डिस्टेंस निकाला है वो हमने किसके लिए निकाला है कि ये इनके बीच में कितने रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या फिर कितने रिकम्बिनेंट टाइप के हमारे गैमेट्स बन रहे हैं, फिर प्रोजनीज बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बेस पेयर, क्योंकि जो जीन है हमारे एक्चुअल में ये क्या है, हमारे क्रोमोसोम के ऊपर है, और क्रोमोसोम हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, एक कंडेंस फॉर्म होती है उसकी, और डीएनए हमारे किससे मिलकर बनते हैं, ये हमारे बेस पेयर से ही तो मिलकर बनते हैं। तो अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस बेस पेयर में काउंट करूं, यानी कि 300 बेस पेयर, ठीक है, कि इनके बीच का डिस्टेंस 300 बेस पेयर हो गया, या फिर हम कह सकते हैं इसकी 500 बेस पेयर हो गया। तो ये जो चीज होती है हमारी बेस पेयर में जब इसको हम काउंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल मैपिंग। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई फ्रेंड है, ठीक है, जैसे कि ये ए है, कोई ए पर्सन है ये,
ठीक है। और ये कोई गली हो गई, ठीक है, कोई गली है ये। तो यहाँ पे क्या है कि जो ए पर्सन है ना उसका हाउस यहाँ पे है, उसका घर यहाँ पे हो गया, ठीक है। बीच में पड़ रहा है यहाँ पे बी पर्सन का घर, ठीक है। और देन लास्ट में है यहाँ पे सी पर्सन का घर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ए और बी का बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी कि सेंटीमीटर में कि कितना, या फिर मीटर में कि कितना मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के घर के बीच में, तो वो हमारा क्या होता है, फिजिकल मैपिंग, फिजिकल डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इन दोनों की कितनी अच्छी बनती है, यानी कि ये दोनों कितने अच्छे फ्रेंड है। अब कितने अच्छे फ्रेंड है उसको हम यूं तो नहीं कह सकते ना कि वो 30 मीटर अच्छे फ्रेंड है या फिर 50 मीटर अच्छे फ्रेंड है, ये तो नहीं कह सकते ना। तो ये जो हमारा 30 मीटर में या फिर 50 मीटर में हम जब काउंट कर रहे थे, तो वो हमारा क्या रहता है, फिजिकल मैपिंग। और जो हमारा ये कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, जस्ट एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम कि ये जो हमारे कितने अच्छे फ्रेंड है, ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा होता है जेनेटिक मैपिंग। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो फिजिकल मैपिंग रहती है ना, वो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी रहती है, यानी कि अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा 30 मीटर हो गया और बी और सी का डिस्टेंस हमारा 20 मीटर है, तो ए और सी का डिस्टेंस कितना आएगा, 30 + 20 यानी कि 50 मीटर हो गया। ऐड कर दिया हमने इन दोनों को, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा ए जीन और बी जीन का डिस्टेंस हमारा 500 बेस पेयर हो गया और बी और सी का हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 100 बेस पेयर, तो हमारा ए और सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 500 + 100 यानी कि 600 बेस पेयर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की, उस हिसाब से अगर हम लेके चले, यानी कि अगर इनकी फ्रेंडशिप के हिसाब से हम इनको लेके चले, तो अगर ए और बी अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, और बी और सी भी अच्छे फ्रेंड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ए और सी भी अच्छे ही फ्रेंड होंगे। कॉमन फ्रेंड है इनका, तो यानी कि अच्छे हो सकता है, ये अच्छे, आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर ये दोनों अच्छे फ्रेंड है तो ये दोनों भी अच्छे फ्रेंड हो गए, तो ये जो ए और सी है वे भी बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होती थी, वो होती है हमारी जेनेटिक मैपिंग। जैसे कि हम कह रहे थे ना कि ए और बी का अगर हमारी जेनेटिक मैपिंग या फिर जेनेटिक डिस्टेंस है वो अगर हमारा 10 सेंटीमोर्गन है, ठीक है, और जो बी और सी है उनका 20 सेंटीमोर्गन है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इन दोनों का जो हमारा जेनेटिक मैप होगा या फिर जेनेटिक डिस्टेंस होगा वो हमारा 30 सेंटीमोर्गन ही आएगा, वो हमारा 28 भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये अगर अच्छे फ्रेंड है, ये दोनों भी अच्छे फ्रेंड है, तो ये दोनों अच्छे फ्रेंड होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपस में इनकी एडिटिव प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको जेनेटिक मैपिंग और फिजिकल मैपिंग के अंदर डिस्टेंस पता चल गया होगा। जब हम नेक्स्ट इनके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहां पे भी हम इनको डिस्कस करेंगे। हमारा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें कोई मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो फिजिकल मैपिंग है और जेनेटिक मैपिंग है वो दोनों एक चीज नहीं है, ठीक है। और वे दोनों इक्वल भी नहीं होते, कि ऐसा नहीं है कि हमारा अगर जेनेटिक मैप ज्यादा है तो उनका जो फिजिकल मैप भी है वो कंपलसरी है कि वो ज्यादा ही होगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पे और डिस्कस करके चलते हैं। इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि जैसे कि ये कोई बी है, ठीक है, ये हमारा ए है, बी का घर यहाँ पे है, ठीक है। अब बी और सी का जो डिस्टेंस है ये कुछ ज्यादा ही कम हो गया, ये तो यहाँ पे बना लेते हैं इसको। बी और सी का जो फिजिकल डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो वो है, मान के चलो कि इन दोनों का जो घर है वो 50 मीटर दूर है, ठीक है। और ए और बी का जो घर है वो है हमारा 100 मीटर दूर, ठीक है। तो ऐसा कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है कि हमारे जो इन दोनों के घर का जो डिस्टेंस है वो कम है तो इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप होगी, इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, ऐसा तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना, ठीक है। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच का जो फिजिकल डिस्टेंस है, जैसे कि इन दोनों का जो फिजिकल मैप अगर मैं देखूं, फिजिकल डिस्टेंस वो हमारा आ रहा है 50 बेस पेयर, ठीक है। और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो आ रहा है हमारा 100 बेस पेयर। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों अच्छी लिंकेज शो नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर यहाँ पे ही हमारा ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। ये एक हम मान सकते हैं कि ऐसी चीज पॉसिबल है, ठीक है, मैक्सिमम केस में हमें यही मिलेगी, ठीक है, मैक्सिमम यही मिलेगी। लेकिन ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होगा कि ये मतलब इन दोनों के बीच में हमें ज्यादा मिलेगा जो क्रॉसिंग ओवर है, इन ए और बी के बीच में ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, इनके बीच में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है, कंपलसरी नहीं रहता हमारा। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको और भी ज्यादा इस चीज के बारे में क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा ना, वो हमारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा था लिंकेज को, ठीक है, कि हमारे किस तरीके से हमारी थ्योरी पढ़ी थी इसकी, कि लिंकेज क्या रहती है, किस तरीके से वो इफेक्ट करती है, कितना डिस्टेंस है तो कैसे इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा ना, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि न्यूमेरिकली जो हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उनको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, हमारा अगर कितने रिकम्बिनेंट दिए हुए तो उनके बीच का डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो सब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी तरीके के लाइफ साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब ओवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। थैंक यू।